हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का क्रैश कोर्स 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको साइंस क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया था। और अगर आपने उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ लें। और इसके भी सभी पार्ट को उसी प्लेलिस्ट में डाला जाएगा, साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में। इसमें हम आपको 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, लघु उत्तर या प्रश्न उत्तर। एक वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। टोटल 5 वीडियो इसका बनाया जाएगा, और पांचों वीडियो को जब आप देख लीजिएगा तो आप 100% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी के वीडियोस को एक बार अच्छे से रिपीट कर लिया तो आप 101% विज्ञान के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। अर्थात जो समतल दर्पण होता है, उस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है, उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में बताएं। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया, जैसा कि समतल दर्पण मान के चलिए है। समतल दर्पण के अगर यहाँ 4 मीटर दूर एक वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, बिंब को ही प्रतिबिंब कहा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी उसके दर्पण के 4 मीटर पीछे ही बनता है। तो इसका पहला रूल यह है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। और इसका दूसरा जो विशेषता होता है यह होता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। जैसा कि ये समतल दर्पण है और यहाँ एक वस्तु है 4 मीटर का, और अगर आपको इस समतल दर्पण में इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए ये जो समतल दर्पण है, इसका जो ऊंचाई होनी चाहिए, जो आकार होना चाहिए, वह इसके आधे से अधिक होना चाहिए। तो आधे से अधिक मतलब ये 4 है तो 4 का आधा 2 हो गया, तो कम से कम 2.5 आधे से अधिक होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए। तभी उस समतल दर्पण में आप उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो इसमें आपने 2 पॉइंट को समझा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता यह है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है, और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए उसे दर्पण के आकार का उससे आधा होना आवश्यक होता है। तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलना है। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए रहिएगा, आप सिर्फ अच्छे से समझते हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आंसर अच्छे से समझा देंगे, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहेगा तो 100% अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया, वैसे तो पूरा चांसेज है, हमने पूरा छांट छाट कर क्वेश्चंस को लाया 50 प्लस क्वेश्चन को, वे 100% आपके एग्जाम में 17 से 18 क्वेश्चन सेम मेरे 50 क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं इसी से ही रहेंगे। और अगर यह क्वेश्चन आ गया, आप मेरे द्वारा समझे हुए रहिएगा, तो आप 100% उसका आंसर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आइएगा। तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए और इंटरेस्ट लेके कंसेंट्रेशन करके पढ़ते रहिए। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता आप समझ गए कि पहला तो यह है कि कोई भी वस्तु का बिंब उतना ही पीछे बनता है जितना दूर उसका वस्तु हो, और दूसरा कि समतल दर्पण में वस्तु के बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक होता है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। जो अवतल दर्पण होता है उसका किन किन चीज में उपयोग होता है उसके उपयोग को लिखिए। तो किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखिएगा तो उसके आंसर लिखने से पहले इस चीज़ को आप जरूर लिख दीजिएगा, उत्तर लिख के, कि अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा और देखने में जो चेक करेगा उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। उसके बाद आपको पॉइंट देके उसके उपयोगों को लिखना है। तो बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि हजामत में, सैलून में, दाढ़ी बनाने में सभी जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो वही सेविंग दर्पणों के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, इसके सिर्फ आपको 4 उपयोग को अच्छे से याद रखना है कि पहला तो बड़े आकार के अवतल दर्पणों का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा,
इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है और दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी का परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ये थे अवतल दर्पण के उपयोग। इसके बाद आपको उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यह क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो उत्तल लेंस है उसके 2 उपयोग को बताएं। तो कि हमने आपको जो फॉन्ट बताया सबसे पहले वह आपको लिखना है कि उत्तल लेंस के 2 निम्नलिखित प्रकार हैं। उसके बाद आपको पॉइंट देके लिखना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपका आंसर छोटा हो जाएगा और देखने वाले को आंसर अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और उससे आपका जो मार्क्स है वह 2 नंबर की बजाय 1.5 नंबर ही दे सकता है। इसलिए आपको इस पॉइंट को जब आप लिख देते हैं तो इससे आपका आधा नंबर बढ़ता है। इसमें लिखना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में बस वही लिख के आपको लिख देना है, निम्नलिखित है इस प्रकार है। तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। पहला कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, आप अच्छे से जानते हैं, हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाया था कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका जो पहला उपयोग है कि नेत्र से जो दूर दृष्टि दोष है उसको सुधारने में इसका उपयोग होता है, और दूसरा कि जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर होते हैं उन छोटे अक्षरों को बड़ा देखने के लिए पढ़ने में इसका प्रयोग होता है। तो इसका 2 उपयोग आप समझ गए हैं कि उत्तल लेंस के 2 प्रयोग इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, और दूसरा कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसको लिखने के लिए भी आपको सबसे पहले इसमें हमने छोड़ दिया है, इसमें आपको लिखना है उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद आपको एक साइड अवतल दर्पण लिखना है और एक साइड उत्तल दर्पण। उसके बाद बीच में एक लाइनिंग आपको खींच देना है और दोनों का डिफरेंस बताते हुए चलना है। तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित है। इसमें अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। जैसा कि अगर आपने अवतल दर्पण को देखा होगा तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है और उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल है यह अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसमें जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल है यह बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसी पॉइंट को आपको सिर्फ लिखना है, पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है और अच्छे से लिखते हुए चलना है कि अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है और इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। ये दोनों का पहला अंतर था। इसके बाद अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा हमेशा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों आकार का बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तभी तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो पीछे से आने वाले बड़े बड़े वाहन होते हैं उनका जो प्रतिबिंब है बिल्कुल ही छोटा बनाकर हम लोगों को इमेज में दिखा देता है, दर्पण में दिखा देता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी है। इसलिए इसका क्योंकि दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो सिर्फ आपको इन 4 पॉइंट को समझना है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता तो जो हम वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो वाहन जब उल्टा हमको दिखाई देता तो इससे तो हम लोगों की दुर्घटना ही हो जाती है। इसीलिए इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों आकार का बनता है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ छोटा बनता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो ये रक्ताभ का मतलब है लाल रंग का, क्योंकि रक्त लाल रंग का होता है, तो रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वह लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, यह पूछा जा रहा है। तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। इससे सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है, मतलब सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसमें सिर्फ आपको समझना यही है कि सूर्योदय और जब सूर्यास्त होता है तो उसके समय प्रकाश तो 7 रंग होते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और वे 7 के 7 प्रकाश होते हैं, लेकिन जो कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक जो पहुंचने वाला प्रकाश होता है अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। तो जो लाल रंग होता है उस लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह नहीं हो पाता है, इस कारण वह हमारे नेत्रों तक पहुँच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के इसमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। वैसे तो सूर्य में आप जानते हैं कि सूर्य में श्वेत प्रकाश निकलता है और सूर्य में 7 रंग होते हैं, विबजियोर 7 के 7 रंग, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम लोगों तक लाल रंग इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि वायुमंडल के जो
प्रकीर्णन किरणें होते हैं उनके द्वारा अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन कर दिया जाता है, लेकिन जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का कलर होता है वह हम तक पहुंच पाता है, हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इसके PDF को स्वयं से जरूर पढ़िएगा और इस वीडियो को सिर्फ अच्छे से देखते हुए चलिए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझे हुए रहेगा तो आपको खुद से पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो लेंस है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। प्रकाश क्या है, यह जो प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है तो वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो प्रकाश क्या है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि दृष्टि की भौतिक अनुभूति को ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को प्रकाश और नेत्र दोनों की ही बराबर आवश्यकता है। अगर नेत्र है, प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और अगर प्रकाश है, नेत्र नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है, तो दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, मतलब देखने योग्य बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। जो प्रकाश है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करती है और तब वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर द्वारा ग्रहण होती है। और जब हमारी आंखों में उस वस्तु की परावर्तित प्रकाश ग्रहण होती है तब हम वस्तु को देखने योग्य बनाता है, मतलब हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों हैं, तो जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। जब तारे का प्रकाश होता है, जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए जो अपवर्तनांक होता है उसके माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का जो प्रकाश है वह लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुँचता है और कभी नहीं पहुँचता है। इसी कारण तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात समझना है कि तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका एक रीज़न है, तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि जब तारे का जो प्रकाश है, जो तारा से प्रकाश निकलता है वह पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश करता है तो बढ़ते हुए अपवर्तनांक के माध्यम से जो गुजरना पड़ता है। इसके कारण जो तारों का प्रकाश वह लगातार पृथ्वी की तरफ मुड़ता जाता है और माध्यम के अपवर्तनांक में जो अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे नेत्रों तक पहुँच पाता है और कभी कभी वही प्रकाश हमारे नेत्रों तक नहीं पहुँचता है, जिस कारण हम लोगों को लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कभी प्रकाश पहुंचता है और कभी प्रकाश पहुंचता नहीं है। यही रीज़न के कारण हम लोगों को लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेत्रदान किया जाता है तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मतलब कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वह व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। मधुमेह का रोगी, मतलब जिसको डायबिटीज़ है, दमे का रोगी और जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है वही नेत्रदान कर सकते हैं। एड्स, हेपेटाइटिस, टेटनस, हैजा से मरने वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बताया यह है कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी जिन्हें संक्रामक रोग नहीं है वे नेत्रदान कर सकते हैं। सॉरी, मैंने शुरू में गलत कुछ बोल दिया कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उच्च रक्तचाप वाले, मधुमेह के रोगी और दमे के रोगी, अगर किसी व्यक्ति को ये सभी रोग है और कोई संक्रामक रोग नहीं है तो वह नेत्रदान कर सकता है। लेकिन जिसको एड्स है, हेपेटाइटिस है, टेटिस है, टेटनस है, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जिसको किसी प्रकार का संक्रामक रोग है, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, ये सभी के सभी संक्रामक रोग हैं, वे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये सामान्य बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सामान्य रोग होते हैं, ये जिंदगी भर रोग रहता है लेकिन दवाई खाते खाते ज़िंदगी कट जाती है। तो मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, ऐसे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझना यह है कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह दिया गया कि कौन कौन नेत्रदान कर सकता है। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, जिन्हें संक्रामक रोग नहीं वे नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस, टेटनस, हैजा से मरने वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% हम दावा करते हैं कि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो क्वेश्चन है कि जो दृष्टि दोष है यह क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था कि सामान्य नेत्र के लिए निकट दृष्टि की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो वही इसमें बताया गया है कि दृष्टि दोष क्या है। तो जो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तब इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तब कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष। अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख पाते हैं तब आप समझिए कि आपको किसी प्रकार का कोई नेत्र दृष्टि दोष नहीं है, आपकी आंख बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं तब कहा जाता है कि नेत्र में कोई ना कोई दृष्टि दोष है। और यह जो दृष्टि दोष है यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कितने प्रकार का होता है। तो आपको सिर्फ चारों का प्रकार लिख देना है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारों का प्रकार लिखना है कि इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। इन चारों दृष्टि दोष को, नेत्र दृष्टि दोष को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला नेत्र दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु, सामान्य नेत्र पर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को जो स्पष्ट देख पाता है, जब इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तभी कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और यह हमारे इस क्रैश कोर्स का पहला ही क्लास था। इसके बाद इसका सिर्फ 4 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इसके 5 क्लास को अटेंड कर लेते हैं, 50+ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ लेते हैं, तो आप 101% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ये जो सभी वीडियोस हैं ये आपको साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट को एक बार एग्जाम से पहले सभी वीडियोस को स्पीडली एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव के सभी वीडियोस को, सब्जेक्टिव के सभी वीडियोस को देखे हुए रहेगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो रिवीजन में ही डिवीजन है, आपको बार बार रिवीजन करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।